नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत और चीन के बीच एक बार फिर से अघोषित बिगुल बज चुका है। यह बिगुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बजाय कोरोना वैक्सीन पर बजने जा रहा है। दोनों देशों के बीच कोरोना वैक्सीन के रूप में एक नया रण क्षेत्र तैयार होने वाला है। इसके शुरू होने के संकेत भी चीनी डमरू ग्लोबल टाइम्स ने दे दिए हैं। दरअसल चीन की कोरोना वैक्सीन की पूरी दुनिया में बद पिट रही है। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ब्राजील समेत कई देशों में चीनी वैक्सीन पर सर्वेक्षण हुआ है, जिसके फलस्वरूप लोगों ने अपनी राय में चीनी वैक्सीन को घटिया और भरोसे योग्य नहीं माना है। इसके उलट इन्हीं देशों में भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन पर लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई है। बिन मतलब के बजने वाले डमरू ग्लोबल टाइम्स ने अब भारतीय वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर दिया है। यानी अपनी लुंगी फटी है तो दूसरे की खींच खींच कर फाड़ने का चीनी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि भारत ने कोरोना वैक्सीन को तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में जाने के एक महीने बाद ही इसके आपातकालीन ट्रायल को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और वैक्सीन के प्रभाव को लेकर चिंता पैदा हो गई है। मजे की बात यह है कि यह चंदू चीनी जो चिंता दिखा रहा है, तब उसे यह फिक्र नहीं सताई थी जब चीन ने बगैर WHO से परमिशन लिए और चीनी वैक्सीन के सुरक्षा संबंधी मानकों को नजरअंदाज करके अपनी वैक्सीन की सौदेबाजी शुरू कर दी थी। जिस पाकिस्तान को चीन आयरन बर्दर कहता है, उसकी जाहिल जनता ने ही चीनी वैक्सीन के खिलाफ रणभेरी बजा रखी है। यूं तो पाकिस्तानी अवाम को खटारा बुद्धि वाली मदरसा पैदाइश समझा जाता है, मगर जब से इन्हें आभास हुआ है कि चीन अपनी वैक्सीन में प्रतिबंधित जानवर का मांस इस्तेमाल कर रहा है, इनके कान कुकुर की तरह खड़े हो गए हैं। ब्राजील पहले ही चीनी वैक्सीन को फालतू बताकर उसके इस्तेमाल से इंकार कर चुका है, जबकि इंडोनेशिया समेत अफ्रीकी देश भारतीय वैक्सीन को खरीदने के लिए बात कर रहे हैं। ऐसे में चीन ने भारत को मिलने वाली बढ़त के खिलाफ प्रोपेगेंडा वार शुरू कर दिया है। दरअसल कोरोना वैक्सीन को दुनिया एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। भारत, चीन, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका और जर्मनी जैसे चंद देश हैं जो इस तरह की वैक्सीन को बनाने की काबिलियत रखते हैं। इनमें भारत एकमात्र देश है जहां दुनिया के लिए 60% वैक्सीन के निर्माण का स्ट्रक्चर मौजूद है। यानी भारत ऐसा देश है जो दुनिया के लिए बड़ी मात्रा में वैक्सीन का प्रोडक्शन कर सकता है। आज भी ज्यादातर वैक्सीन का निर्माण भारत में ही होता है। भारत के बाद ही वैक्सीन निर्माण में चीन यह क्षमता रखता है, परंतु वुहान से पूरी दुनिया में फैले चीनी वायरस के बाद चीन पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है। दुनिया के विकासशील देश पश्चिमी देशों और भारत से अधिक उम्मीद लगाए बैठे हैं। इनमें भी भारत कहीं ना कहीं बाजी मारता हुआ दिख रहा है। इसकी वजह यह है कि भारतीय वैक्सीन दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन होने के साथ रखरखाव में भी कम खर्चीली है। ऐसे में ज्यादातर देश भारतीय वैक्सीन को खरीदने के लिए लगातार संपर्क स्थापित कर रहे हैं, परंतु खेल इससे भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। चीन की नजर भारत की 135 करोड़ की आबादी पर टिकी थी। यानी चीन की मंशा अपनी वैक्सीन को भारतीय बाजार में उतारने की थी। चीन ने अपनी वैक्सीन की 2 डोज की कीमत $200 के करीब निर्धारित की है। चीन अपनी वैक्सीन को भारत में उतारकर अरबों डॉलर की पोटली बांधने की कोशिश में था, मगर भारतीय नेताओं द्वारा चीनी वैक्सीन को इग्नोर करने के बाद चीन बुरी तरह से तिलमिला गया है। यह उसके लिए सिर्फ घाटा ही नहीं है, बल्कि चंद देशों को वह अपनी वैक्सीन बेच भी देता है तो चीन को अपनी वैक्सीन की लागत निकालना मुश्किल हो जाएगा। जबकि भारत की सीरम इंस्टीट्यूट स्वदेशी वैक्सीन को मात्र ₹200 में भारत सरकार को उपलब्ध करा रही है। प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन की शुरुआती कीमत ₹1000 के करीब रखी गई है। इससे सीरम इंस्टीट्यूट को लागत के अलावा अच्छा खासा मुनाफा भी मिलने जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट बाकी मुल्कों को वैक्सीन बेचकर अपनी कमाई को कई गुना बढ़ा सकता है। अब अगर इस कमाई का अनुमान लगाया जाए तो अच्छे की आंखें फटी रह सकती है, क्योंकि कोरोना के लिए बनी वैक्सीन सिर्फ वैक्सीन नहीं है, बल्कि सोने का अंडा देने वाली ऐसी मुर्गी है जो लंबे वक्त तक सोने के अंडे से कंपनी को घड़ा भरती रहेगी। आपको याद होगा कि कोरोना महामारी की शुरुआत में हमें यह चेतावनी दी गई थी कि किसी भी बीमारी के लिए टीका विकसित करने में कई सालों का समय लगता है, इसलिए टीकों को लेकर बहुत अधिक उम्मीद ना करें। लेकिन अब 10 महीने बीतते ही कोरोना वायरस महामारी के टीके दिए जाने लगे हैं, और इन टीकों को इजाद करने में जो कंपनियां आगे हैं, उनमें से कई के पीछे घरेलू कंपनियां हैं। चीनी विश्लेषक अनुमान लगा रहे हैं कि अगर चीन की सिनोफार्म की बैंड बेसुरी हो गई तो भारत की सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक इस साल अरबों डॉलर का व्यापार करेगी। इसके अलावा अमेरिका की बायोटेक कंपनी मॉडर्ना और जर्मनी की कंपनी बायोएनटेक भी अरबों डॉलर कमाएगी। इसके बड़े बड़े धन्ना सेठों ने इन टीकों को बनाने के लिए फंड दिया है। इन सभी की नजर बड़े मुनाफे पर टिकी है। हालांकि अभी यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि कौन सी कंपनी कितना व्यापार करेगी, परंतु अनुमानित आंकड़ों के अनुसार अकेले सीरम इंस्टीट्यूट का व्यापार $5 अरब को पार कर सकता है। अगर भारत की वैक्सीन अपनी कसौटी पर खरी उतरी तो इसकी बिक्री से $5 से $8 अरब कमाए जा सकते हैं। इसकी वजह यह है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत पूरी तरह कंपटीशन में आ गया है। हालांकि भारत ने अभी तक अपनी वैक्सीन की प्रभावशीलता को लेकर कोई आंकड़े जारी नहीं किए हैं, पर माना जाता है कि भारतीय वैक्सीन अन्य वैक्सीन से कमतर भी नहीं है। यानी दुनिया के विशाल बाजार में रूस समेत सीमित देशों की वैक्सीन बची है।
परंतु वैक्सीन के रखरखाव और सस्ते होने की वजह से स्वदेशी वैक्सीन का मुकाबला करने की क्षमता दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। वैक्सीन की जरूरत को देखते हुए सरकार और फंड देने वालों ने वैक्सीन बनाने की योजना और परीक्षण के लिए गेट्स फाउंडेशन जैसे संगठनों ने अरबों पाउंड की राशि दी है। अलीबाबा के फाउंडर जैक मा और म्यूजिक स्टार डॉली पार्टन ने भी आगे आकर इन योजनाओं के लिए फंड दिया है। साइंस डेटा एनालिस्ट कंपनी एयरफिनिटी के अनुसार कोविड का टीका बनाने और परीक्षण के लिए सरकारों की ओर से 6.5 बिलियन पाउंड दिए हैं। वहीं गैर लाभार्थी संगठनों की ओर से 1.5 बिलियन पाउंड दिया गया है। कंपनियों के अपने खुद के निवेश से सिर्फ 2.6 बिलियन पाउंड ही आए हैं। इनमें से कई कंपनियां बाहरी फंडिंग पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। अतीत में इस तरह की आपात स्थिति में टीके का निर्माण करना बहुत अधिक लाभदायक साबित नहीं हुआ है। वैक्सीन खोजने की प्रक्रिया में काफी समय लगता है। गरीब देशों को वैक्सीन की बहुत बड़ी खेप की जरूरत होती है, लेकिन अधिक कीमत के कारण उनके लिए इसे खरीदना मुश्किल हो जाता है। धनी देशों में दैनिक तौर पर ली जाने वाली दवाओं से काफी अधिक मुनाफा कमाया जाता है। यही वजह है कि भारत सस्ती वैक्सीन का निर्माण करके एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर सकता है, या यूं कहे कि भारत अब धीरे धीरे उभर रहा है। जीका और सार्स जैसी बीमारियों के लिए टीके बनाने वाली कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में अगर कोविड-19 फ्लू की तरह ही बना रहा और इसके लिए सालाना तौर पर टीके लगाने की जरूरत पड़ती रही तो यह खेल भी अरबों डॉलर का हो सकता है। एस्ट्राजेनेका जरूर स्वदेशी वैक्सीन को टक्कर दे सकती है। इसकी प्रति डोज $4 यानी 300 रुपए के लगभग पड़ती है। मॉडर्ना की कीमत प्रति डोज $37 यानी 2,700 रुपए से कुछ अधिक है, जबकि चीनी वैक्सीन 1,000 युआन यानी 10,000 रुपए के लगभग बताई जा रही है। यही वजह है कि टीका बनाने वाली कंपनियां भारी मुनाफे को ध्यान में रखकर काम कर रही है। भारतीय कंपनियां अपनी वैक्सीन की पहुंच आम आदमी तक कराने के प्रयास में है। कम दाम के चलते भारतीय वैक्सीन अन्य वैक्सीन के मुकाबले अधिक लोकप्रिय हो सकती है। खुद पाकिस्तान की जाहिल जनता तक अपनी सरकार पर इसकी खरीदारी के लिए दबाव बना रही है। संभवतः इसके पीछे सुअर या अन्य किसी जानवर के मांस का इस्तेमाल नहीं किया जाना है। इसका मतलब यही है कि कोरोना वैक्सीन के मुकाबले में कम से कम चीन तो भारत के सामने कहीं नहीं टिकता है। दुनिया के बड़े बाजार पर भारत की वैक्सीन काबिज हुई तो इससे सिर्फ आर्थिक फायदा ही नहीं मिलेगा, बल्कि बहुत से देशों के साथ भारत के रिश्ते और अधिक मजबूत हो जाएंगे। कहने वाले तो यही कहते हैं कि भारत सरकार भी इसी रणनीति पर काम कर रही है। भारत उन देशों की टोल लेने में लगा है जो भारतीय वैक्सीन में रुचि दिखा रहे हैं। नेपाल, बांग्लादेश समेत सार्क के अधिकतर मुल्कों ने भारतीय वैक्सीन में रुचि दिखाई है। इसके अलावा खाड़ी के देशों और अफ्रीकी महाद्वीप से भी स्वदेशी वैक्सीन खरीदने के प्रस्ताव सरकार को मिले हैं। सरकार भी इस बात को लगातार दोहरा रही है कि भारत दुनिया की 60% आबादी तक वैक्सीन पहुंचाने और निर्माण की क्षमता रखता है। संभवतः यह प्लस पॉइंट भी भारत को अधिक विश्वसनीय बनाता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।